Hello students, in this particular video we are going to study chapter number 15, that is biodiversity and conservation. And this is the first part of the video. We will be studying about the introduction and then different levels of biodiversity. Okay, first we will start with the definition of biodiversity. सबसे पहले देखते हैं कि definition क्या है biodiversity की. इसके लिए पहले मैं आपको एक example देना चाहती हूँ कि suppose एक particular area है, उस particular area में let's say A area and this is second area which is let's say area B. तो एक area में A जो area है हमारा उसमें let's say 10 varieties तो हमारी एम्फीबियन की 10 वेराइटीज़ हैं, बर्ड्स की 15 वेराइटीज़ हैं, फिशेस की लेट्स से 20 वेराइटीज़ हैं और 17 वेराइटीज़ लेट्स से मामल्स की हैं. एक दूसरा एरिया है, उस एरिया में सिर्फ बर्ड्स हैं और बर्ड्स की लेट्स से वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ बर्ड्स उस पर्टिकुलर एरिया में फॉर एग्ज़ाम्पल 100 है. तो हम अगर वैरायटी की बात करें तो वैरायटी जो है वो हमें ए एरिया में ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि ए एरिया में एम्फीबियंस भी हैं, बर्ड्स भी हैं, ठीक है, मैमल्स भी हैं, फिशेस भी हैं. तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ एनिमल्स ज़्यादा हैं, तो हम ये कहेंगे कि इस एरिया की ए एरिया की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है. हालांकि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बी एरिया में ज़्यादा है, 100 है, लेकिन वैरायटी कहाँ ज़्यादा है, वैरायटी ए एरिया में ज़्यादा है. तो दिस इज़ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया कंप्राइजेज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया में जितने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें देखने के जितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, हम उसको कहते हैं कि उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी उतनी ही ज़्यादा है. ठीक है, अब हम डेफिनेशन देखते हैं. एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या है? बायोडाइवर्सिटी द अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स. एक पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग टाइप के जीन्स, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप के जीन्स. जीन पूल्स मतलब अगर एक इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसमें अलग अलग टाइप के जितने भी जीन्स मिलते हैं उसको हम कहते हैं जीन पूल. ठीक है, तो जीन पूल, स्पीशीज़, टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. तो ये जो अलग अलग वैरायटी का जो ये कलेक्शन है, डिफरेंट टाइप्स जो है इनकी, इसको हम कहते हैं उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, देखिए जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड में ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स आपको दिखाए गए हैं. तो इस डायग्राम की हेल्प से भी हम यही कह सकते हैं कि अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं वर्ल्ड में. ये देखिए अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, और जितनी ज़्यादा एक पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी होगी, जितने ज़्यादा वैरायटी के वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा. इस बारे में हम आगे और पढ़ेंगे. अब यहाँ से हमारा एनसीईआरटी स्टार्ट होता है. इनॉर्मस डाइवर्सिटी है लाइफ, अर्थ पे लाइफ की अगर हम बात करें तो लाइफ मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, दे आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, दे आर टॉकिंग अबाउट द अदर माइक्रोब्स. तो इन सारे ऑर्गेनिजम्स की अर्थ पे इनॉर्मस वैरायटी है. एंट्स, चींटियों की ही कितनी वैरायटीज़ हैं, ये सारे जो नंबर हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है. तो एंट्स की 20,000 स्पीशीज़ है, बीटल्स की 3 लाख स्पीशीज़ है, फिशेस की 28,000 स्पीशीज़ है और ऑर्किड्स की 20,000 स्पीशीज़ है. Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions. अब जो इकोलॉजिस्ट है, जो इकोलॉजी की स्टडी करते हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के इवोल्यूशन कैसे हुआ है इस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो इस चीज़ को समझने के में लगे हुए हैं कि इतनी ज़्यादा वैरायटी किस तरह से है, क्यों है और क्या उसका सिग्निफिकेंस है. वाई आर देयर सो मैनी स्पीशीज, इतने सारे स्पीशीज़ अर्थ पे क्यों प्रेजेंट हैं. डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री, क्या ये इतनी ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पे, क्या वो अर्थ पे कितने समय से मौजूद है. और ये जो अगर ये डाइवर्सिफिकेशन जो हुआ है, अलग अलग टाइप की जो वैराइटीज़ जो बनी है, ये कब बनना शुरू हुई है. हाउ एंड वाई इज़ डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट टू बायोस्फीयर, कि किस तरह से और क्यों ये बायोस्फीयर के लिए इम्पॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी.
वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ द डाइवर्सिटी वॉज मच लेस? अगर बायोडाइवर्सिटी कम होती तो क्या हमारा अर्थ का जो सिस्टम है इसी तरह से चलता, इसी तरह से फंक्शनिंग होती? हाउ डू ह्यूमन्स बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ? और ह्यूमंस को क्या बेनिफिट है इस डाइवर्सिटी से? अब बायोडाइवर्सिटी की ये डेफिनेशन एनसीईआरटी से है। इन आर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी, इमेंस का मतलब बहुत ज़्यादा, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, और हिट्रोजेनिटी, हिट्रोजेनिटी मीन्स डिफरेंट, हिट्रो वर्ड का मीनिंग ही डिफरेंट होता है, हिट्रोजेनिटी मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज exist not only at species level but at all levels of biological organization ranging from macromolecules within cell to biomes। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बायोस्फीयर में, हमारा जो बायोस्फीयर है, हमारा जो अर्थ है, उस पर बहुत इमेंस डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, चाहे हम स्पीशीज़ लेवल की बात करें या फिर और लेवल्स की ही बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्रो मॉलिक्यूल्स। देखो एक सेल है, सेल के अंदर अलग अलग टाइप के मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, डीएनए है, तो ये शुगर है, ये कार्बोहाइड्रेट्स ही शुगर होती हैं। तो ये एक सेल के अंदर ही बात करें तो सेल की अंदर जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी वैरायटी है। फिर बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, उनकी वैरायटी है। फिर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर डिफरेंट टाइप के स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट टाइप के स्पीशीज़ मिलकर डिफरेंट पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन एक एरिया में फिर एक एरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स फॉर्म होते हैं, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के बायोम्स होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हर एक लेवल पर देखने के लिए मिलती है, चाहे वो बायोम हो, इकोसिस्टम हो, या स्पीशीज़ लेवल हो, या सेल के अंदर अगर बात की जाए मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, तो हर एक लेवल पे वैरायटी देखने के लिए मिलती है। बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने, एडवर्ड विल्सन ने टर्म दिया था बायोडाइवर्सिटी इस चीज़ को बताने के लिए कि जो कंबाइंड डाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, जो कंबाइंड डाइवर्सिटी है सब लेवल पे मिला के, उसके लिए कॉमन टर्म दिया था बायोडाइवर्सिटी। अब अलग अलग टाइप की बायोडाइवर्सिटी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की। जेनेटिक डाइवर्सिटी, a single species might show high diversity at the genetic levels over its distributional range, कि एक पर्टिकुलर अगर कोई स्पीशीज़ है उसमें भी डाइवर्सिटी हो सकती है जेनेटिक लेवल पर। जैसे कि यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल लिया है रोवोल्फिया वोमिटोरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। रोवोल्फिया वोमिटोरा मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इस इमेज में, फर्स्ट इमेज में, इस प्लांट का नाम है रोवोल्फिया वोमिटोरा। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर प्लांट है इसकी अलग अलग टाइप की, इसका नाम है रोवोल्फिया वोमिटोरा। अब देखिए इसकी स्पेशलिटी क्या है वो हम देखते हैं। रोवोल्फिया वोमिटोरा, द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय दिस प्लांट growing in different Himalayan ranges might be in terms of the potency and concentration of the active chemical reserpine that the plant produces। अब इसका मतलब समझो। प्लांट का नाम है रोवोल्फिया वोमिटोरा। प्लांट की इमेज मैंने अभी आपको दिखाई है। इस प्लांट से केमिकल निकलता है जिसका नाम है रिसरपीन, और ये प्लांट कहाँ पाया जाता है? हिमालयन रेंजेस में, हिमालयन रेंजेस में पाया जाता है। अब हिमालयन रेंजेस में ही इस प्लांट की इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि अलग अलग टाइप के इस प्लांट की जो अलग अलग जो वैराइटीज़ हैं उसमें रेसरपीन नाम के केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन भी अलग अलग है,
और उसका जो पोटेंशियल है वो भी अलग अलग है, पोटेंसी भी अलग अलग है। पोटेंसी मतलब एक केमिकल कितना स्ट्रॉन्ग है उसको हम उसकी पोटेंसी कहते हैं। ठीक है, मतलब इसको इजीली ऐसे समझो कि ये हिमालयन रेंजेस हैं। लेट्स से हिमालयन रेंजेस में ये अलग अलग जो मैं डॉट्स लगा रही हूँ ये अलग अलग प्लांट्स हैं रॉवॉल्फिया वोमिटोरा के। अब इस रॉवॉल्फिया वोमिटोरा प्लांट से जो केमिकल निकलता है रेसरपीन, वो इस वाले प्लांट में वो केमिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन भी उसका ज़्यादा है। इसमें लेट्स से कॉन्सेंट्रेशन कम है और पोटेंसी भी कम है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा है और पोटेंशियल लेट्स से बहुत कम है। तो इस तरह से एक ही एरिया में कितने ज़्यादा हमें वेरिएशन देखने के लिए मिल रहे हैं एक सिंगल प्लांट में जिसका नाम है रॉवॉल्फिया वोमिटोरा। आई अगेन रिपीट, रॉवॉल्फिया वोमिटोरा से हमें एक केमिकल मिलता है जिसको हम रेसरपीन कहते हैं। ये हिमालयन रेंजेस में पाया जाता है और इसकी बहुत सारी टाइप्स हमें देखने के लिए मिलती हैं हिमालयन रेंजेस में ही, और वो अलग अलग डिफ़र करती हैं किस चीज़ में, जो रेसरपीन नाम का जो केमिकल है उसकी पोटेंसी और कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होता है। नंबर 1, नंबर 2, दो चीज़ में डिफ़र करती हैं, एक तो पोटेंसी और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन। आगे देखते हैं, इंडिया हैज़ मोर दैन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में 50,000 के करीब राइस की वेराइटीज़ हैं और 1,000 के करीब मैंगो की वेराइटीज़ हैं। ये देखिए राइस की डिफरेंट वेराइटीज़ देखने के लिए मिलती है इंडिया में, और उसी तरह से मैंगो की भी बहुत सारी वेराइटीज़ देखने के लिए मिलती हैं इंडिया में। एक इसी से रिलेटेड वैरायटी ऑफ राइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जब आप बायोपायरेसी बायो पेटेंट के बारे में पढ़ेंगे तो याद रखिएगा बासमती राइस का जो पेटेंट है वो अमेरिकन कंपनी ने कराया है, तो वो वाला पॉइंट आप बायो पेटेंट में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे हमने राइस के बारे में क्या पढ़ा कि इंडिया में 50,000 वेराइटीज़ हैं राइस में। आगे चलते हैं, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। अब जो हमने डाइवर्सिटी पढ़ी वो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी थी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक लेवल की बायोडाइवर्सिटी। हम बात करते हैं हम स्पीशीज़ की, अलग अलग टाइप के स्पीशीज़ अलग अलग टाइप के एक पर्टिकुलर एरिया में जो पाए जाते हैं। ये देखिए अलग अलग टाइप के जो एम्फीबियंस आपको शो किए गए हैं, ये इस डायग्राम से ये समझाना चाह रहे हैं कि एम्फीबियन के इतनी सारी जो वैराइटीज़ हैं ये सारे एम्फीबियंस ही, लेकिन ये अलग अलग टाइप के एम्फीबियंस हैं। इसको हम कहते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग टाइप के स्पीशीज़ की वैरायटी। द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज़ लेवल। ठीक है, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का मतलब है डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज़ लेवल। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है एम्फीबियंस। कहाँ पाए जाते हैं ये वैरायटी इतनी ज़्यादा? वेस्टर्न घाट्स में। कहाँ? इंडिया के जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी के एम्फीबियंस मिलते हैं इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट्स। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये फिल इन द ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है ये क्वेश्चन। द डाइवर्सिटी एट स्पीशीज़ लेवल, मतलब स्पीशीज़ जो डाइवर्सिटी होती है उसका एग्जाम्पल है वेस्टर्न घाट्स में पाए जाने वाले एम्फीबियन के स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न घाट्स। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल लेवल पे जो डाइवर्सिटी होती है दैट इज़ कॉल्ड एज द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम लेवल पे जैसे अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, ये देखिए ये डेंस फॉरेस्ट दिखाए गए हैं, ये ग्रासलैंड है, ये एल्पाइन मेडोज़, और ये आपको ओशन दिखाया गया है, ये डीप ओशन है, ये डेजर्ट है। तो अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स मिलते हैं अर्थ पे जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स एट द इकोसिस्टम लेवल। जो डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन केस ओनली द डेफिनेशन is asked, so you will write what is ecological diversity. It is the diversity at the ecosystem level. ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी, पहला था जेनेटिक डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल, दूसरा था
species diversity at the species level, or ecological diversity at that means diversity at the ecosystem level. अच्छा, इंडिया की ही अगर बात की जाए फॉर एग्जांपल, तो इंडिया में डेजर्ट्स भी हैं, रेन फॉरेस्ट भी है, मैनग्रोव्स भी हैं, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्चुरीज, एल्पाइन मेडोज। ठीक है, इतनी ज़्यादा वैरायटी के हमें इकोसिस्टम देखने के लिए मिलते हैं इंडिया में ही, अगर हम कंपेयर करें किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री से, जैसे कि नॉर्वे। तो ये एक कंपैरिजन दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ एक कंपैरिजन दिया हुआ है। It has taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature. अब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी फॉर्म करने के लिए नेचर में, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी को इकट्ठा होने के लिए नेचर में कितने साल लगे हैं? मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। बट वी कुड लूज, लेकिन इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी को हम खोते जा रहे हैं, ये ख़त्म हो सकती है लेस देन 2 सेंचुरीज़ में ही, ये विलुप्त हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है, ये जो हमारे पास इतनी ज़्यादा वैरायटी है। बट वी कुड लूज इट इन लेस देन 2 centuries if the present rates of species losses continue. बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इशूज़। अब ये बायोडाइवर्सिटी और को किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू है, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कंसर्न है ये एक। Because and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being of this planet. क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर इशू, ये पर्टिकुलर जो बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है? क्योंकि लोगों ने समझना शुरू किया है कि बायोडाइवर्सिटी हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, और इस अर्थ पे, इस प्लैनेट पे रहने के लिए, अच्छी तरह से रहने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस अब ये जो मैंने 3 टाइप्स की, जो आपकी 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो बताई, इस पे भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स भी लिखा आ सकता है, या फिर डिफरेंट लेवल्स लिखा आएगा, डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद एग्जाम्पल लेट्स से। तो इसमें आपको एक तो आप जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी बताएंगे। जेनेटिक में हमने क्या पढ़ा था? हमने रोवोल्फिया सर्पेंटिना का रोवोल्फिया वोमिटोरा का एग्जाम्पल देखा था हमने इसमें, और हमने उसमें राइस और मैंगो का एग्जाम्पल देखा था। फिर हमने स्पीशीज़ की बात की थी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की बात की थी, उसमें हमने देखा था कि एम्फीबियंस की वेराइटीज़ वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट्स। फिर हमने बात की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, जिसमें हमने इंडिया में एक जो है अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स हमने देखे थे, कौन कौन से टाइप के इकोसिस्टम्स होते हैं। तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हाउ मैनी स्पीशीज़ आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी इन इंडिया। अब अर्थ पे कितनी स्पीशीज़ है और इंडिया में कितनी स्पीशीज़ है उसकी बात करें। IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कहीं कहीं आपको ये डेफिनेशन सिर्फ इतनी भी देखने के लिए मिलेगी, सिर्फ यहाँ तक, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, NCERT में अगर ये फुल फॉर्म अगर आएगी आपके एग्ज़ाम में, यहाँ से अगर आएगी तो आप इसको पूरा ही लिखेंगे जो NCERT में लिखा हुआ है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004 के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स अब तक जितने पाए गए हैं, जितने को डिस्क्राइब किया जा चुका है, वो है 1.5 मिलियन। ठीक है, याद रखो इस फिगर को, इम्पॉर्टेंट है। 1.5 मिलियन को अभी तक डिस्क्राइब किया जा चुका है। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया अबाउट हाउ मेनी स्पीशीज़ आर येट टू बी डिस्कवर्ड। लेकिन हमें इस चीज़ का अभी बिल्कुल ये आइडिया नहीं है कि कितनी स्पीशीज़ अभी डिस्कवर होना बाकी हैं, कितने स्पीशीज़ को अभी हमें डिस्क्राइब करना बाकी है। फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स स्पीशीज़ इन्वेंट्रीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट दैन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़। अब इसको समझिए। इसको समझने के लिए आपको मैं एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। इस डायग्राम को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये डायग्राम आपको चैप्टर में आगे भी काम आएगा, दूसरे चैप्टर्स में भी काम आएगा। ये अर्थ है, ये यहाँ 0 डिग्री पर इक्वेटर।
23.5 डिग्री पर यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाफ डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री नॉर्थ और यहाँ 66.5 डिग्री साउथ, और ये आ गया आपका नॉर्थ पोल और ये आ गया साउथ पोल। अब देखो इसमें ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जो ये जगह है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉपिकल एरिया, ये है ट्रॉपिकल जोन। फिर उसके बाद में ये जो रीजन है 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ प्लस 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ तक, इस रीजन को हम कहते हैं टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन, ये भी टेम्परेट रीजन, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है ये होता है फ्रिजिड जोन, ये भी फ्रिजिड जोन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि जो ट्रॉपिकल एरिया है, जो ट्रॉपिकल जोन है, ट्रॉपिकल जोन के अंदर रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, सनलाइट भी ज़्यादा होती है और डाइवर्सिटी भी यहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पे ज़्यादा होती है इन्हीं वजहों से, क्योंकि इन्हीं कारणों से, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल और टेम्परेचर हाई होता है। और भी रीजंस पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में आगे, और भी रीजंस पढ़ेंगे कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़्यादा होती है, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर आता है। तो यहाँ पे आप सिंपल ये समझिए फ़िलहाल कि जो ये ट्रॉपिकल जोन है, इस ट्रॉपिकल जोन में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। टेम्परेट जोन जो है, ये जो दो टेम्परेट जोन मैंने आपको दिखाए हैं, टेम्परेट जोन्स में बायोडाइवर्सिटी कंपैरेटिवली लेस होती है इन कंपैरिजन टू द ट्रॉपिकल जोन, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी कम होता है और रेनफॉल भी कम होता है। और जो ये फ्रिजिड जोन्स हैं, जहाँ पे जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम है। अब वापस आते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे कि जो टेम्परेट रीजन्स हैं, टेम्परेट रीजन्स की जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो कंप्लीट है मोर और लेस इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल कंट्रीज़। इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेट रीजन में जितने एनिमल्स वगैरह हमने ज़्यादा एनिमल्स, ज़्यादा प्लांट्स को हम खोज चुके हैं, उनको हम नोट डाउन कर चुके हैं या उनको डिस्क्राइब कर चुके हैं इन कंपैरिजन टू द organism, in comparison to the plants and animals which are found in the tropical countries. tropical countries में जितने बहुत ज़्यादा टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के प्लांट्स और एनिमल्स को अभी हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी भी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट एरिया। टेम्परेट एरिया के हम ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। कंसिडरिंग that an overwhelmingly large population of species waiting to be discovered are in tropics, biologists make a statistical comparison of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insects and extrapolate this ratio to other groups of animals and plants to come up with a gross estimate of the total number of the species on earth. अब देखिए, लार्ज प्रोपोर्शन में जो स्पीशीज़ हैं वो अभी डिस्कवर होना बाकी है, कहाँ पर? ट्रॉपिकल एरियाज़ में, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज़ में ऑब्वियस सी बात है, डाइवर्सिटी ही जब इतनी ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा एनिमल्स वहाँ पे अभी भी डिस्कवर होना बाकी हैं। और साइंटिस्ट क्या करते हैं, इनको एक ग्रॉस एस्टिमेट लगाने के लिए जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स का और दूसरे एनिमल्स का एक रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ताकि एक ग्रॉस एस्टिमेट आ जाए कि कितने टोटल स्पीशीज़ हैं अर्थ पे। आगे चलते हैं। सम एक्सट्रीम
एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो ग्रॉस एस्टिमेट है, मतलब एक एवरेज जो है एस्टिमेट, कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो ये कहते हैं कि अर्थ पे 20 to 50 मिलियन स्पीशीज़ हैं। लेकिन रॉबर्ट में साइंटिस्ट जो हैं उनके अकॉर्डिंग जो ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो है 7 मिलियन। वेरी इम्पॉर्टेंट। रॉबर्ट ने में साइंटिस्ट का यहाँ पे नाम आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक इस चैप्टर में 2 साइंटिस्ट का नाम आ चुका है। एक तो है एडवर्ड विल्सन जिन्होंने टर्म दिया था बायोडाइवर्सिटी, एक दूसरे साइंटिस्ट का नाम आया है रॉबर्ट में जिन्होंने ये कहा है कि जो ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है, मतलब पूरे के पूरे अर्थ पे जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स की जो डाइवर्सिटी है वो है 7 मिलियन। मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज़ रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। पूरे अर्थ पे अब तक जितने भी एनिमल्स को रिकॉर्ड किया है उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स को रिकॉर्ड किया गया है उसमें से 70%, मान लो ये एक छोटा सा पाई चार्ट के हेल्प से मैं बताती हूँ, अब तक अर्थ पे जितने भी एनिमल्स को डिस्क्राइब, जितने भी ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब किया जा चुका है उसमें से 70% एनिमल्स हैं और 22% वो हैं प्लांट्स। और उस प्लांट में इंक्लूडेड है एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। हालांकि इनको प्लांट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं हम, लेकिन यहाँ पे इन सबको एक साथ रख के प्लांट 22% में ये सब चीज़ें हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स 22% में। और बाकी का कहाँ गया? बाकी का जो बचा हुआ 8% है उसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर मोस्ट स्पीशीज रिच टेक्सोनोमिक ग्रुप। सिर्फ एनिमल्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ एनिमल्स में सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ किसके देखने के लिए मिलते हैं? इंसेक्ट्स के। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ किसके देखने के लिए मिलते हैं? इंसेक्ट्स के। मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल, मतलब जितने भी टोटल एनिमल्स है, ये तो हमने ये वाला जो मैंने पाई चार्ट बताया है ये तो सिर्फ है टोटल ऑर्गेनिज्म, जितने भी टोटल ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे उसमें 70% एनिमल्स हैं, 22% प्लांट्स हैं। लेकिन सिर्फ एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स 70% जो हैं एनिमल्स में, इंसेक्ट्स कितने हैं? सॉरी, 100% एनिमल्स में इंसेक्ट्स कितने हैं? 70%। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल 7 आर इंसेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर हम 10 एनिमल्स को अगर हम खोजें, 10 एनिमल्स में से 7 इंसेक्ट्स मिलेंगे, 7 इंसेक्ट्स होंगे। द नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड। अब फंजाई स्पीशीज़ की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर जितने फंजाई स्पीशीज़ है वो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा? अगर हम फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स चारों को जोड़ें और फंजाई को रखें तो फंजाई ज़्यादा होगा, फंजाई का नंबर ऑफ स्पीशीज़ ज़्यादा है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसी इक्वेशन को, फंजाई इज़ ग्रेटर दैन फिशेस प्लस एम्फीबियंस प्लस रेप्टाइल्स प्लस मैमल्स। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, इस इक्वेशन की फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। जिस चीज़ को मैं इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ वो तो छोड़ना ही नहीं है आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए, और ये वाला चैप्टर आपके नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नीट में भी इसी चैप्टर, विद इन दिस चैप्टर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। ये पहला वाला जो पाई चार्ट आप देख रहे हैं ये सिर्फ इसमें इन्वर्टिब्रेट्स की बात की गई है। इन्वर्टिब्रेट्स में ये देखिए मोर देन 70% आप यहाँ देख पा रहे हैं इंसेक्ट्स हैं। मोलस्क, उसके बाद मोलस्क, ठीक है, फिर अदर एनिमल ग्रुप्स आप देखिए कि क्या प्रोपोर्शन है, और यहाँ क्रस्टेशियंस। सिर्फ वर्टिब्रेट्स। अब ये जो चार्ट है ना, आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ये ब्लैंक भी आ सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स में इसको इस पाई चार्ट को लेबल करो, इन्वर्टिब्रेट के इस पाई चार्ट को लेबल करो। ये वाली लेबलिंग नहीं लिखी हुई आएगी, ये जो इधर की साइड जो लिखी हुई है ना, ये लिखी हुई नहीं आएगी। आपसे कहा जाएगा कि इन्वर्टिब्रेट का पाई चार्ट है, इसको लेबल करो, तो आपको ये सब लिखना होगा। वर्टिब्रेट्स का ये चार्ट है, ये भी इसी तरह से आ सकता है। इसमें देखिए फिशेस 50% अप्रॉक्सीमेटली,
मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का ये मोर और लेस एक सा ही टोटल परसेंटेज है। तो ये भी आपको लेबलिंग के लिए आ सकती है। ब्लैंक आपको ये पाई चार्ट दे सकते हैं और आपसे कहेंगे कि वर्टिब्रेट्स का चार्ट है, इसको आप लेबल कीजिए। प्लांट्स में देखिए फंजाई बहुत ज़्यादा है, मैंने अभी आप पिछले इक्वेशन में भी आपको बताया था फंजाई का जो स्पीशीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। एंजियोस्पर्म्स, ये देखिए एंजियोस्पर्म के स्पीशीज़ भी ज़्यादा है। लाइकन्स, एल्गी, मॉसेस ऑफ फर्न्स एंड एलिल्स ये कम है। तो ये भी आपको ब्लैंक आ सकता है लेबलिंग के लिए। इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट्स, अब देखिए यहाँ पे हमने कभी भी कहीं भी प्रोकैरियोट्स की, बैक्टीरिया की कहीं भी हमने बात नहीं की। तो ये भी हमें नोट करना है कि जो एस्टिमेट जो दिए हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने जो एस्टिमेट दिए हैं उन्होंने कहीं भी प्रोकैरियोटिक की कोई फिगर नहीं दी है, प्रोकैरियोट्स की क्यों कोई फिगर नहीं दी है कि इतने प्रोकैरियोट्स हैं टोटल, या इतने डिस्कवर होना बाकी हैं, या इतने डिस्कवर हो चुके हैं, ऐसा कोई भी मैंने बात नहीं की इस चैप्टर में। क्यों? क्योंकि इसका ये रीज़न है कि बायोलॉजिस्ट अभी खुद ही ये श्योर नहीं है कि कितने प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़ अर्थ पे प्रेजेंट है। और प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ पे श्योर होने के लिए, वो ये है कि जो कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स हैं, जो टेक्सोनॉमिक मेथड्स हैं, मतलब ये अलग अलग टाइप के जो बैक्टीरियाज हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको पता करने के लिए जो मेथड्स होते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं, वो सूटेबल नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी इतना मैन पावर भी नहीं है और टेक्सोनॉमिक मेथड्स भी इतने अप्रोप्रिएट नहीं है ये पता लगाने के लिए कितने टाइप के प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़ हैं अर्थ पे। और बहुत सारे जो स्पीशीज़ हैं वो कल्चरेबल भी नहीं है, लेबॉरेटरी कंडीशंस में उनको कल्चर भी नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका हम पता भी नहीं लगा पाते। इफ़ वी एक्सेप्ट biochemical or molecular criteria for delineating species for this group, then the diversity also alone might run into millions. अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर जो बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर डिलीनिएटिंग स्पीशीज ऑफ दिस ग्रुप, इस पर्टिकुलर ग्रुप मतलब प्रोकैरियोट्स की बात की जा रही है कि प्रोकैरियोट्स को भी अगर हम डिस्क्राइब करना शुरू कर दें तो जो डाइवर्सिटी है वो मिलियंस में चली जाएगी, बहुत ज़्यादा मिलियंस बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी अगर सारे प्रोकैरियोट्स को भी डिस्क्राइब किया जाए। आप आगे देखते हैं इंडिया के अंदर लैंड एरिया कितना है 2.4%। इंडिया का लैंड एरिया है 2.4%, लेकिन इंडिया में की जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया की स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है 8.1%। इसीलिए इंडिया को 1 ऑफ 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये देखिए ये 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, इसमें इंडिया इज़ 1 ऑफ द मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। तो पूरे वर्ल्ड का इंडिया के पास एरिया कितना है 2.4% और स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कितनी है पूरे वर्ल्ड की 8.1%। इसीलिए इंडिया को 1 ऑफ 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि वाई इंडिया इज़ कॉल्ड एज वाई इंडिया इज़ 1 ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं 45,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स इंडिया में पाए जाते हैं। हाउ मेनी लिविंग स्पीशीज आर एक्चुअली दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम। पूरे वर्ल्ड में कितने ज़्यादा कितने स्पीशीज़ अभी भी डिस्कवर होने बाकी हैं, कितने का नॉमेनक्लेचर अभी भी बाकी है। अगर हम इस मेज ग्लोबल एस्टीमेट को अगर हम माने, अब ये मेज ग्लोबल एस्टीमेट का क्या मतलब है, रॉबर्ट मे की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये मैंने आपको बताया था रॉबर्ट मे का पिछली स्लाइड्स में कि रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग कितने 7 मिलियन स्पीशीज़ हैं टोटल अर्थ पे, ठीक है। तो रॉबर्ट मे का ग्लोबल एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर हम माने तो 22% ऑफ टोटल स्पीशीज़ हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। अब तक जितने भी स्पीशीज़ हैं अर्थ पे उनका सिर्फ 22% ही हम अब तक रिकॉर्ड कर पाए हैं। बाकी के जो स्पीशीज़ हैं उनका अभी कहीं कोई, बाकी का कितना बचा 78%। तो बाकी के जो 78% जो स्पीशीज़ हैं उनको हम अभी तक भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इस लाइन से
इस स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब इस यहाँ से क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार अकॉर्डिंग टू द मेज ग्लोबल एस्टिमेट। मतलब मेज रॉबर्ट मे के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अब तक कितने स्पीशीज़ हम डिस्कवर कर चुके हैं? आंसर है 22%. Applying this proportion to India's diversity figures, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described. तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर रॉबर्ट मे की जो ये एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में ही 1 लाख प्लांट स्पीशीज़ अभी डिस्कवर होने बाकी हैं और 3 लाख एनिमल स्पीशीज़ अभी डिस्कवर होना बाकी है. Would we be able to complete the inventory of the biological wealth of our country? क्या हम ये जो बायोलॉजिकल वेल्थ है, ये जो इतनी ज़्यादा वैरायटी के जो एनिमल्स और प्लांट्स है, ये एक तरह से वेल्थ है ये हमारी, तो क्या हम अपनी कंट्री की इस बायोलॉजिकल वेल्थ को कभी हम डिस्कवर कर पाएंगे? क्या उसको हम अपनी जो ये इन्वेंट्री है, अब नंबर ऑफ जिसमें हम नंबर ऑफ स्पीशीज़, नंबर ऑफ प्लांट्स हम नोट डाउन करते हैं, क्या हम इसको कभी कंप्लीट कर पाएंगे? अब इसको कंप्लीट करने के लिए कितना ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, टेक्सोनोमिस्ट की ज़रूरत है, कितना ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा और इस पूरे काम को कंप्लीट करने में, ये आप सोच सकते हैं कि 3 लाख टाइप के एनिमल्स और 1 लाख टाइप के प्लांट्स जो अभी डिस्कवर होना बाकी है इंडिया में, उसको डिस्कवर करने के लिए कितना ज़्यादा मैन पावर और टाइम रिक्वायर्ड है. The situation appears more hopeless when we realize that a fraction of these species faces the threat of becoming extinct even before we discover them. और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि बहुत सारे स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, वो थ्रेट में है, ख़तरे में है. तो वो स्पीशीज़ ऐसा ना हो कि वो स्पीशीज़ डिस्कवर होने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो जाए. Nature's biological library is burning even before we catalog the titles of all the books stocked there. मतलब नेचर की जो बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है वो बर्न कर रही है इससे पहले कि हम उसमें सारी बुक्स स्टॉक कर पाएँ. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नेचर में जितने टाइप के, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इस स्टेटमेंट को आपको इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट दैट नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक्ड देयर. इसका इस लाइन का मतलब आप समझिए कि ये नेचर की लाइब्रेरी है. इस लाइब्रेरी में अभी तक सारी बुक्स हमने रखी भी नहीं है और ये बर्न होने की कगार पे है, ये बर्न हो रही है नेचर की लाइब्रेरी. इसका मतलब ये है कि नेचर में जितने स्पीशीज़ हैं टोटल, वो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए हैं और वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, वो विलुप्त होने की कगार पे हैं. ये मीनिंग है स्टेटमेंट का. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. अब नेक्स्ट जो इस चैप्टर का कंटिन्यूएशन में जो सेकेंड वीडियो आएगा उसमें हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. थैंक यू.